Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 25th of June 2024, and you are watching with Naresh Sharma. And today is 25th of June, and we can have a recall that around 50 years ago, आज ही के दिन 25th of June 1975 को इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी और उसमें प्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, स्पीच इन सबको बहुत बड़े लेवल पर कर्टेल किया गया था। आइए सबसे पहले हम चलते हैं। तो आपको एक फैक्ट मैंने रिवाइज करवा दिया बिकॉज कई बार ये क्वेश्चंस आया है कि इंडिया में इमरजेंसी कब लगी थी। तो 25th of June 1975। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिवाइज द प्रीवियस डे सेशन विद द हेल्प ऑफ MCQs। कल की जो न्यूज थी हमारी उससे हमारे पास में क्वेश्चन है दैट यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस कि इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंटर रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड human health impacts, and it is process through which an environmental impact of a proposed development is evaluated। हम यहाँ पर एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं? यू हैव टू फाइंड आउट इट्स करेक्ट ऑप्शन। जिस प्रोसेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये प्रोसेस है आपकी EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जब बात होती है तो कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उससे पहले उसके क्या इम्पैक्ट होंगे उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है, यहां देख सकते हैं, पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इट इज अबाउट 9,000 ट्रीज इन कनाडा। कनाडा में 9,000 पर कैपिटा फॉरेस्ट मींस जो ट्रीज हैं वो हैं। इंडिया में क्या सिचुएशन है इसकी? तो इंडिया में सिचुएशन की अगर आप बात करोगे तो ओनली 28। तो इंडिया में पर कैपिटा जो पर पर्सन अगर हम ट्रीज को काउंट करें तो एक पर्सन पर, एक जो है ह्यूमन बीइंग पर ओनली 28 ट्रीज हैं। जबकि कनाडा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अराउंड 9,000 ट्रीज हैं एक इंसान के जो है नंबर पर। देखिए इंडिया में भी हमको इस लेवल पर काम करना होगा। हम सबको ही हो सकता है जितने हम ट्री लगाने चाहिए। वी शुड एक्ट ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली, आगरा, मथुरा आर ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पर बैंक ऑफ रिवर की बात हो रही है। एक्चुअली ये बोथ सिटी, ये जो 3 सिटीज हैं दिल्ली, आगरा और मथुरा, तीनों ही यमुना के बैंक पर हैं। और आपको पता होगा कि मथुरा जो है एक एंशिएंट सिटी है इंडिया की और दिल्ली भी काफी पुरानी सिटी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि विच वन इज द रिवर फ्लोइंग टू द साउथ ऑफ चेन्नई। बिकॉज हमने कल चेन्नई की रिवर की बात की थी। ये कौन सी रिवर है? अडयार, कृष्णा, गोदावरी और पद्मा। एक्चुअली जो चेन्नई के साउथ से जो रिवर है जो फ्लो करती है दैट इज अडयार रिवर। हमने कल रिवर्स की बात की थी कि इंडिया की जो रिवर्स हैं वो ओपन सीवर में कन्वर्ट हो चुकी हैं मोस्ट ऑफ द सिटीज में, जिसमें हम बात करते हैं मोस्टली दिल्ली की, जिससे यमुना जो निकलती है तो वो ओपन सीवर की तरह हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट फाइंड करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास में है कि एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड by fermentation while methanol is processed through synthetic process। और सेकंड है हमारे पास में, ethanol is the main ingredient of alcoholic beverages while methanol is highly poisonous। Second, while methanol and ethanol are both alcohols and they are very different types of alcohols। और ऑप्शन डी, मैथनॉल इज, देखो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो इनकरेक्ट है बिकॉज एथेनॉल ये प्रिपेयर किया जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जबकि जो मैथनॉल है
जो कि हाईली पॉइजनस होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एक सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। बाकी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट हैं, बिकॉज दोनों ही यहाँ पर ये अल्कोहल है, जो है जो एथनॉल है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज किया जाता है, जबकि मैथनॉल इज हाईली पॉइजनस। सो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। व्हाइल मैथनॉल एंड एथनॉल आर बोथ अल्कोहल्स, हाँ ये दोनों ही अल्कोहल हैं, बट वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। दोनों का जो टाइप है बहुत डिफरेंट है। इसीलिए क्या होता है कि लोग इस कंफ्यूजन में उनकी डेथ हो जाती है, इसको जब वो कंज्यूम कर लेते हैं मैथनॉल को, कि दोनों ही तो अल्कोहल हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही डिफरेंट अल्कोहल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इंसिडेंट व्हिच अकर्ड ऑन जून 19 इन तमिलनाडु रिजल्टेड इन अबाउट 60 डेथ्स एंड ओवर 140 हॉस्पिटलाइजेशंस ड्यू टू द एलिज्ड कंजम्पशन ऑफ इलिसिट लिकर, इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये जो अभी ह्यूज ट्रेजेडी हुई है, जो पॉइजनस लिकर को कंज्यूम करके लोगों की डेथ हुई, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और ये तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज कलकुरुची डिस्ट्रिक्ट। इसी डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली। सो यहाँ से आपको मेथनॉल और इथेनॉल दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से ही डेथ हुई है। रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज एंड इंडिया इज गोइंग टू साइन द लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद। इंडिया किसके साथ में अभी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को साइन करने जा रहा है? सो एक्चुअली इट इज विद रशिया। हम रशिया के साथ में ये एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। सो दिस इज इन न्यूज रिसेंटली। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि व्हाट इज पुष्पक रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये न्यूज में था पुष्पक, तो ये क्या है? यू नो कि पुष्पक एक रीयूजेबल व्हीकल है, स्पेस व्हीकल है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया था, और इसका जो थर्ड टेस्ट है उसको कंप्लीट कर लिया उन्होंने सक्सेसफुली, इसीलिए ये न्यूज में है। पहले 2 टेस्ट पहले इसके हो चुके थे। अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि पुष्पक है क्या? तो फाइटर जेट है क्या ये? नो। क्या ये कोई सैटेलाइट है बाई इसरो? नो। अ पोर्टेबल हॉस्पिटल है? नो। अ ड्रोन बाय द डीआरडीओ? नो। सो एक्चुअली में इन चारों में से कोई भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट नहीं है। एक्चुअली में ये रीयूजेबल एक लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज की करंट अफेयर पर, आज के न्यूज पर। टुडेज करंट अफेयर्स, ये न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को रिलेट कर सकते हैं जो कि बार बार क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो इसमें न्यूज क्या है कि केरला जो हाउस है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है केरला का नाम चेंज करने के लिए, और इसका नेम रखना चाहते हैं वो केरलम। जो केरलम नेम है ये मलयालम लैंग्वेज में इसको हम केरलम ही बोलते हैं। सो केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो चाहती है कि केरला का नेम सारी लैंग्वेजेस में, सारी लैंग्वेजेस से मेरा मीनिंग है यहाँ पर जो 22nd शेड्यूल की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में केरला का नेम केरलम कर दिया जाए। ठीक है, ये उनकी डिमांड है केरलम की। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको आप एक बार देख लीजिए कि आर्टिकल 3 के थ्रू अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेट का उसका नेम चेंज किया जा सकता है। वो मैं आपको सारा का सारा यहाँ पे दिखा देता हूँ, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे रिलेवेंट जो हमारे पास में आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, पार्ट 1 का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से, उनके अल्टरेशन ऑफ एरियाज से, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने से, उनके नेम्स जो हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स उनके नेम को भी चेंज कर सकता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। कौन? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर आप वेरी सिंपली देखेंगे तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, उसके एरिया को जो है डिक्रीज कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, और इवन उस स्टेट के नेम को भी चेंज कर सकती है। इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका आप देखोगे तो जो आर्टिकल 3 है वो सारी की सारी ये पावर्स देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। अगर किसी स्टेट का नेम चेंज करना है तो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ऐसा बिल पार्लियामेंट में आता है, और
पार्लियामेंट में जो बिल आएगा उसके बाद उसका नेम चेंज होगा। हाँ, लेकिन जो स्टेट है जिस पर इस अमेंडमेंट से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो उस स्टेट के भी ओपिनियन को ले लिया जाता है। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट उस स्टेट के ओपिनियन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। इट मींस केरला की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अपना ओपिनियन देती है कि इसका नाम केरलम रख दिया जाए, तो पार्लियामेंट इसके लिए बाउंडेड नहीं है कि उसके इस ओपिनियन को माना जाए। ठीक है, सो ये हो गया आपका केरला की नेम चेंज से रिलेटेड आर्टिकल। अब हम चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज पर। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट एंड वेस्ट बंगाल। हुआ क्या है, अभी रिसेंटली बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, वो इंडिया आई और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ उनकी जो है मीटिंग थी। और मीटिंग का जो पर्पज है वो है जो तीस्ता वाटर है, तीस्ता एक रिवर है, उसके जो वाटर का शेयरिंग है कि इंडिया उसमें से कितना कंज्यूम करे और बांग्लादेश तक उसका कितना वाटर जाए, उसको लेकर के इनका क्या है मीटिंग्स हुई। अब इशू कहाँ निकल करके आया, इशू निकल करके आया बिकॉज ये जो रिवर है वो कहाँ से जाती है, वेस्ट बंगाल से निकलती है। मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूं कि ये तीस्ता रिवर है कहाँ और कैसे इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन है। यहां आप देखेंगे तो ये रही आपकी तीस्ता रिवर, ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और आकर के बाद में जो है मिल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, और फ्लो करती है ये नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वहां से ये फ्लो करती है। तो यहां से बड़ा क्लियर हो जाता है कि इसका जो वाटर है वो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल को भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा खासा रिक्वायरमेंट उसकी होती है। तो जो वेस्ट बंगाल है उसके लोगों के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है और जो उधर बांग्लादेश है उसको भी रिक्वायरमेंट है वाटर की। सो यहाँ पर इश्यू आता है, जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ट्रीटी साइन ना करे, कोई भी एग्रीमेंट साइन ना करे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को जो है कंसेंट में लिए बिना, मींस उनको भी उसे उस मैटर में इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन ये बात हमको देखनी होगी कि क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अगर ये सब आप देखेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी अदर कंट्री के साथ में कोई भी अगर ट्रीटी करना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो ट्रीटी साइन कर सकती है और वो सोलेली अपने आप ट्रीटी साइन कर सकती है। इसमें कहीं ऐसा ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन लेनी होगी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट्स मोस्टली क्या करती हैं, स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे थोड़ा कंसल्टेशन तो करती हैं। अब वहां पर दिक्कत कब आती है, जब स्टेट में गवर्नमेंट किसी और पार्टी की हो और सेंटर में गवर्नमेंट किसी और पार्टी की हो, और या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे अलायंसेस से बनी हो, बहुत सारी पार्टी से बनी हो। जैसे अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो जब इंडिया की कुछ ट्रीटीज तमिलनाडु के साथ, श्रीलंका के साथ में साइन होनी थी, तो तमिलनाडु उस पॉलिटिक्स को हमेशा जो है इन्फ्लुएंस करता रहा है। उधर वेस्ट बंगाल भी हमेशा से बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उनको लेकर के इन्फ्लुएंस करता रहा है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी को, मींस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। सो आर्टिकल 253 के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस पार्लियामेंट इसको क्या कर सकती है, जो है जैसे चाहे उस तरीके से डील कर सकती है और उसके लिए कोई भी लॉ बना सकती है इस आर्टिकल 253 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहां से देखो, जब कोई भी न्यूज आती है तो वहां से उसके करंट अफेयर के बेसिस पर, उसके स्टैटिक पोर्शन के बेसिस पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि तीस्ता रिवर कहां से फ्लो करती है, तो सिक्किम से ये निकलती है और आगे जाकर के ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इट मींस ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, एक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और यही ब्रह्मपुत्र आगे चल करके बांग्लादेश में इसी को हम जमुना कह देते हैं। और इंडिया की 4th लार्जेस्ट ऐसी रिवर है ट्रांस बाउंड्री, ठीक है, जो दूसरे कंट्री में जाती है। तो वो कौन कौन सी रिवर है, मींस स्पेशली हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में और भी कई सारी रिवर्स जाती हैं, लेकिन उसमें 4 मेन रिवर्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, गंगा फर्स्ट नंबर पर, फिर सेकंड पर ब्रह्मपुत्र, और थर्ड पर आती है आपकी मेघना,
और फोर्थ पर आपकी आ जाती है तीस्ता। तो ये फोर्थ नंबर पर आती है लार्जेस्ट रिवर में जो बांग्लादेश के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सिस्टम हो जाता है। इसमें पहले भी कई बार बातें हुई, इस पर मैटर्स हुए कि इसको जो है डिस्कस करके सॉल्व कर लिया जाए। जैसे कि 2011 में एक हाइड्रोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है कल्याण रुद्र। इन्होंने एक स्टडी की थी, कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई, लेकिन बांग्लादेश को वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो तब से इस पर कई बार डिस्प्यूट चलते रहते हैं और इस बार होप है कि ये डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी कई बार इस पर जो है ट्राई किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इससे पहले जो खालिदा जिया जो गवर्नमेंट में थी उस समय, तो वो मोस्टली एंटी इंडिया ही उनका स्टैंस रहता है। ठीक है, तो लेकिन जो शेख हसीना है, कई बार इनको कहा जाता है कि ये तो इंडिया की कठपुतली है, इंडिया के इशारों पर चलती हैं। तो पॉसिबल ये है क्योंकि अभी जो शेख हसीना है बांग्लादेश की पीएम, वो गवर्नमेंट में है और इंडिया के साथ में वो हमेशा अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके चलती है, तो शायद इस बार ये ठीक से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रो चाइना टिल्ट टू अ बैलेंसिंग विद बीजिंग एंड दिल्ली। ये आर्टिकल है मालदीव की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में मालदीव में जब से नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद मुइज़ू के अंडर में, वहां से लेकर के उसकी फॉरेन पॉलिसी में काफी सारे चेंजेस आए। इस आर्टिकल में ये सबसे पहले बात करते हैं मालदीव के थोड़े से करंट सिचुएशन की। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अभी जो मोहम्मद मुइज़ू पावर में आए नवंबर 2023 में, और उन्होंने एंटी इंडिया स्टांस लिए और प्रो मालदीव की उन्होंने बात की। यहां पर ये इस आर्टिकल में कहते हैं कि मोहम्मद जो मुइज़ू है मालदीव के प्रेसिडेंट, अब वो अदर कंट्रीज के साथ में, स्पेशली इंडिया के साथ में कैसी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, उसके लिए कुछ उनके अपने फैक्टर्स हैं जो उनको क्या कर रहे हैं, कंपेल करते हैं। पहला उनके साथ में फैक्टर ये है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, वो है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर में आप नोट कर सकते हैं कि उनका पहला फैक्टर है उनकी इकोनॉमी। मींस उनकी जो इकोनॉमी है मालदीव की, वो बहुत ज्यादा डाउन में है, टूरिस्ट आ नहीं रहे, बिकॉज उनकी मोस्टली टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो भी नहीं आ रहे। दूसरा इनका फैक्टर है वहां के रिलीजियस लीडर्स। वो हम अपने जो रिलीजियस लीडर्स हैं उसमें मालदीव्स में, वो उनको खुश करके रखना चाहते हैं। तीसरा उनके पास में है वहां के जो नेशनलिस्ट टाइप के लीडर्स हैं, वो उनको खुश करना चाहते हैं। और चौथा उनके पास में है वोट बैंक की प्रॉब्लम। तो जब प्रेसिडेंट इलेक्शन फाइट कर रहे थे मालदीव में, तो उनको इन फैक्टर्स के बेसिस पर वोट मिला, क्योंकि उन्होंने एंटी इंडिया स्टांस लिया था। उन्होंने वहां पर स्लोगन्स दिए, आउट इंडिया या इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव्स, तो उसके बेसिस पर वो गवर्नमेंट में आए। ठीक है, अब रिसेंट में हुआ क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसका रिकॉल करोगे, तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो शपथ ले रहे थे उनकी मिनिस्ट्री, तो मोहम्मद मुइज़ू साहब को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था और वो आ भी गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमारे तो उनके साथ में रिलेशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके पीछे का रीजन हमको ये दिखाई पड़ता है कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग में एंटी इंडिया स्टांस लिए और उनको लगा कि जो चाइना है वो हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेगा। चाइना की उन्होंने विजिट भी की। चाइना ने क्या कर दिया, इनके साथ में गेम खेल दिया। मैं इसी आर्टिकल के बेसिस पर आपको बता रहा हूं। चाइना ने क्या गेम खेला कि पहले तो कहा कि ठीक है आप लोन लीजिए और अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी डेवलप करना है उसको लिए आप लोन ले सकते हैं। बाद में क्या किया, चाइना केवल ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है जो उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को आगे बढ़ाते हो। मींस उसको मालदीव के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि मालदीव के साथ ऐसे प्रोजेक्ट साइन करे कि मालदीव के आसपास के रीजन में चाइना की आर्मीज, मिलिट्री उसके या फिर उसके जो शिप हैं वो वहां पर रहें और इंडिया पर नजर रख सकें। तो इस पर जो मोहम्मद मुइज़ू हैं उनका ये भ्रम टूट गया कि जो चाइना है वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो यहाँ पर उनका ये भ्रम टूट गया। बाकी इन्होंने इस बीच में बहुत सारे अदर कंट्रीज के साथ में, चाहे वो आपका सऊदी अरबिया हो, आपका टर्की हो,
ठीक है, आपका जापान हो, इन कंट्रीज के साथ में भी रिलेशन बनाने की कोशिश की, उनको आगे रखा, लेकिन उन कंट्रीज से भी इसको क्या मिला, बहुत कुछ मिला नहीं। अब हुआ क्या है कि चाइना जो लोन बांटता है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन इस बीच में इंडिया ने अपने रिलेशंस को ठीक से मेंटेन करके रखा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कई बार उनके साथ में मीटिंग्स भी रखी मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, तो हमारी चीजें अच्छे से चलती रही। जब इनका जो भ्रम था वो टूट गया चाइना के साथ में, तो इनको लगा कि भाई असल में एक्चुअल में जो दोस्त है वो तो इंडिया ही हमारे साथ में हो सकता है। चाइना ने चाइना की तरफ जब ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे तो उन्होंने हाथ तो पकड़ा, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए। बाद में इनको पलट करके कहाँ आना पड़ा, इंडिया के पास में ही इनको आना पड़ा। जैसे इन्होंने एक चाइना के साथ में चाइना मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को साइन किया कि 2024 से 28 तक ये रहेंगे। और इंडिया एक बार चाइना का शिप आया, स्पाई शिप था, उसको भी इन्होंने अपने यहाँ पर रखा, ठीक है, और इंडिया से दूरियां इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट की। तो उसके आते थे जब ये सारी चीजें हुई और चाइना से इनको कुछ मिला नहीं, तो वापस आकर के ये इंडिया के साथ में ही इन्होंने अपने रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश की है, ठीक है। सो ये इस आर्टिकल की सारी जिस्ट है। यहाँ पर अब जो मोहम्मद मुइज़ू है मींस मालदीव्स, वो ये चाहते हैं कि अब गेम खेला जाए, और वो कैसा गेम खेला जाए, वो गेम ऐसा हो कि बैलेंसिंग का गेम हो। मींस चाइना इंडिया दोनों को बैलेंस करके रखा जाए अपने रिलेशंस के लिए। पहले क्या कर रहे थे ये, टेकिंग साइड अगेंस्ट वन कंट्री अनदर कंट्री। तो इनको समझ में आ गया कि अगर हम इंडिया की साइड लेंगे या चाइना की साइड लेंगे तो इसमें हमारा बेनिफिट नहीं है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं अब, यूज ऑफ वन कंट्री अगेंस्ट अनदर कंट्री। अब ये कभी इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में यूज करेंगे तो कभी चाइना को इंडिया के अगेंस्ट में यूज करेंगे। जैसे कि रिसेंट फॉरेन पॉलिसी में हमको बांग्लादेश, नेपाल, ये दोनों ही दिखाई देते हैं कि कभी इंडिया को चाइना का मींस जो है थ्रेट दिखाते हैं, तो चाइना को कभी इंडिया का, कि भाई आप अगर ये काम नहीं करोगे, हमारी हेल्प नहीं करोगे, तो हम चाइना की गोदी में जाकर के बैठ जाएंगे। चाइना से कहेंगे कि देखो आप अगर हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम इंडिया से दोस्ती बढ़ाएंगे। तो इन सब को निकल करके अब इंडिया, इसने जो मालदीव्स है, इन्होंने क्या किया है कि भाई साइड लेने से ज्यादा अच्छा है कि वी शुड मेंटेन और वी शुड बैलेंस द रिलेशंस। तो ये इस आर्टिकल की सारी जिस्ट है इसी। और इन्होंने एक्चुअल में एनालिसिस किया है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू अभी ओथ सेरेमनी में आए प्राइम मिनिस्टर की, तो वो क्यों आए, क्यों उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, तो उसके पीछे का इन्होंने ये मेन रीजंस बताए हैं कि इंडिया ने इनकी हेल्प की है बहुत सारे मिलियंस डॉलर्स में, और अदर जो है फॉर्म्स में भी उन्होंने हेल्प भेजी है, चाहे वो फूड की फॉर्मेट में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में हो, या वहां से हमने अपने आर्मी के सोल्जर्स बुलाए और सिविलियन एक्सपर्ट्स को हमने मालदीव्स में भेज दिया। तो कुल मिलाकर के हमने मालदीव्स को भी बैलेंस कर लिया, उसके साथ रिलेशन से उनको ठीक रखा। क्यों? क्योंकि हम भी ये नहीं चाहते कि चाइना के साथ में उसकी प्रॉक्सिमिटी इतनी बढ़ जाए कि चाइना वहां आकर के डोमिनेंस क्रिएट करे, और चाइना तो ये चाहता है। सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बैंक डिपॉजिट्स आर शोइंग ग्रोथ बट आर दे प्रोटेक्टेड। मींस अभी रिसेंट ईयर्स में अगर आप बात करेंगे, रिसेंट 5 to 6 ईयर्स में, तो इंडिया में जो बैंक्स हैं उनमें डिपॉजिट बहुत तेजी से ग्रो किया है। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि बैंक में जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर इन केस वो बैंक कोलैप्स कर जाती है तो हमारा बैंक में जो डिपॉजिट है क्या वो हमको वापस मिलेगा? मेरा इसमें आंसर है नो। मींस सारा का सारा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं कि पहले क्या था कि आपका अगर बैंक में 10 लाख रुपीस डिपॉजिट है और वो बैंक अगर कोलैप्स कर गई तो आपको 1 लाख रुपए उसमें से वापस मिल जाता था। बाद में इसको चेंज किया गया तो वो 5 लाख कर दिया गया, ठीक है। अभी 5 लाख तक की लिमिट है इसमें कि अगर बैंक डूब जाती है और आपका पैसा उस बैंक में था
तो ओनली 5 लाख तक ही आपको वापस मिलेगा। इस आर्टिकल में इन्होंने मेन इशू ये उठाया है कि पहले जो बैंक थी वो डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी जो स्कीम है, उसकी आरबीआई की तरफ से एक सब्सिडरी बॉडी है, उससे उस पैसे को इंश्योर किया जाता था। ये जो 5 लाख वाला जो है ये इंश्योरेंस के थ्रू मिलेगा कि आपका पैसा जो उसमें डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस हो गया है और अगर बैंक कोलैप्स करेगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। सो इन्होंने ये कहा कि अभी ऐसी जो बैंक है इंडिया में ओनली 44% ऐसी बैंक्स हैं जिन्होंने इन पैसे को लेकर के इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इट मींस अराउंड 56% के आसपास बैंक्स तो ऐसी हैं जिन्होंने इसको इंश्योर नहीं करवा रखा। तो अराउंड 56% बैंक्स में किसी का अगर पैसा है तो वो इंश्योर्ड नहीं है, वो सेफ नहीं है। यहाँ पर ये कहते हैं कि 2022 में जो 49% था वो अब 2022 में वो 50% था और अब आकर के वो 44% रह गया। इट मींस लास्ट फ्यू इयर्स में ये जो रिस्क है हमारे पैसे को वहां पर डिपॉजिट करने की वो इंक्रीज हुई है। मींस पहले 50% बैंक्स ने ये स्कीम ले रखी थी, बाद में फिर वो 49% हो गया और धीरे धीरे आते वो 44% तक बैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने इस रुपए को, इस मनी को जो है इंश्योर करवा रखा है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि देखो जब से बैंक्स जो है वो इंश्योरेंस की, क्या बात करूं मैं, बात करूं डिपॉजिट की, कि डिपॉजिट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब डिपॉजिट पर अगर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा तो आप ज्यादा डिपॉजिट करेंगे और लोग करते हैं। बैंक में डिपॉजिट क्या, अच्छा खासा हमको रिटर्न मिल रहा है, उसकी वजह से रेट तो इंक्रीज हुए, इंटरेस्ट के रेट, तो फिर डिपॉजिट के रेट भी बढ़ गए। लेकिन जो बैंक्स हैं उन्होंने इंश्योरेंस का कवरेज नहीं बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के इस आर्टिकल में बार बार ये कह रहे हैं कि आरबीआई का डेटा है और आरबीआई ये कह रही है कि बैंक्स जो हैं वो उस स्कीम को नहीं ले रहे। तो एक्चुअली में क्या करना होगा हमको कि ऐसा कोई लॉ लेकर के आना होगा कि ये जो बैंक्स हैं उनको ये स्कीम, ये इंश्योरेंस लेना कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है, तब जाकर के जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उसको पता ही नहीं कि हमने पैसा मींस जैसे तैसे सेव करके उसमें सिक्योर किया और किसी दिन वो बैंक डूब गई तो हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, उनको ये पता ही नहीं है। जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको नॉलेज है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, 5-5 लाख रुपए बाकी अदर डिफरेंट बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं कि बैंक यदि कोलैप्स करेगी तो सारा पैसा 5 लाख वो हमको सारा का सारा वापस मिल जाएगा। सो दिस वाज द आर्टिकल रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ मनी, जो मनी हमारा बैंक्स में डिपॉजिटेड है। सो आज के लिए इतने सारे आर्टिकल्स थे, आप इनको रीड कीजिएगा। So we are going to finish this session and we will meet again on the next day with more important news and current affairs and with questions to revise these articles of the day. So bye bye, take care.